ओके डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डू एसिड्स एंड बेसेस यानी अल्कली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन। अब यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि हम एसिड का या बेस का सॉल्यूशन बनाएं पानी में घोल के, तो क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ये मतलब होता है कि उसमें से करंट पास हो जाएगा या नहीं होगा। तो एसिड के सॉल्यूशन में या बेस के सॉल्यूशन में क्या करंट पास होता है। अगर करंट पास होगा तो हम बोलेंगे एसिड एंड बेसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो अपने अंदर से करंट को अलाउ करते हैं। जैसे मेटल की कोई चीज़ होती है, धातु, जैसे हमारे घर में जो वायरिंग होती है जिसमें बिजली हम लोग सप्लाई लेते हैं, वायर, तो वायर के अंदर धातु होता है। एल्युमिनियम का वायर हम यूज़ करते हैं या कॉपर का वायर यूज़ करते हैं या सिल्वर का वायर यूज़ करते हैं, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। हर मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ जाती है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है एवरी मेटल में। तो क्या हम एसिड और बेस का सॉल्यूशन बनाएं पानी में घोल के, तो क्या उससे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। अगर हो जाएगी तो हम बोलेंगे जी हाँ, एसिड और बेस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है। और अगर नहीं होगी तो फिर कोई बात ही नहीं। उसको समझने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया है, आपकी टेक्स्ट बुक से ये एग्जाम्पल मैंने उठाया है। सबसे पहले एक बर्तन हमने लिया, बीकर, कांच का बर्तन, जैसे ग्लास होता है पानी पीने वाला, वैसा एक बर्तन है। इस बर्तन में एक रबर का एक टुकड़ा डाल दिया, जिसको बोल रहे हैं रबर कॉर्क या रबर कॉर्क भी इसको बोल सकते हैं। इस रबर कॉर्क में दो पिन हमने इसमें फंसा दिया, जो कील होती है नेल, ये दो नेल हमने फंसा दिया या दो पिन समझ लीजिए। पिन कैसा, वो पेपर पिन जो हम यूज़ करते हैं, ये पेपर पिन है। दोनों पेपर पिन से एक एक वायर कनेक्ट किया है, ये वायर हमने यहाँ पर निकाला है। ध्यान से देखिए, ये हमने लगाया 9 वोल्ट की बैटरी। बैटरी का सिंबल ऐसे बनाया जाता है, समझ आ रहा है ना। ये माइनस छोटा वाला टर्मिनल जो है नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, और बड़ा टर्मिनल जो हम बनाते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो दोनों पिन में से किसी एक पिन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, और दूसरा जो वायर है उसको किसके साथ जोड़ दिए, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब आप एक बल्ब लगाएंगे, एक स्विच लगाएंगे। बल्ब और स्विच कहीं पर भी लगाया जा सकता है। आप चाहे तो यहाँ लगा दीजिए बल्ब और स्विच, या बल्ब इधर लगा दो, स्विच इधर लगा दो। ये स्विच का सिंबल होता है। आगे आप पढ़ेंगे, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे सिंबल्स आप लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 में, फिजिक्स में, ठीक है ना। तो ये बल्ब का सिंबल होता है। आप चाहें तो वैसे यूजुअल बल्ब बना सकते हैं इसकी जगह पर, वो भी चलेगा। और ये स्विच का सिंबल होता है। स्विच के भी 2-3 तरह के सिंबल हम यूज़ करते हैं। ये स्विच बीच में अगर डॉट लगाया है तो ये क्लोज स्विच है, यानी बटन चालू है, करंट सप्लाई हो रही है, ठीक है। समझ गए ना सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है। ये बल्ब आप चाहें तो इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। तो स्विच को इधर उधर कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए, सर्किट डायग्राम जो है कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है यहाँ तक। ओके, तो दो पिन हमने लगाया, ये एक रबर का कॉर्क है, ये एक बर्तन है। दोनों पिन में से एक वायर निकाल के नेगेटिव टर्मिनल में जोड़ दिया बैटरी के, और एक वायर निकाल के पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ दिया। रास्ते में तार में कहीं भी एक बल्ब लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, और स्विच को चालू कर दिया। अब ध्यान से देखिए, इस बीकर के अंदर हमने लगभग आधा, ये जो पूरा बर्तन है इसका आधा हमने इसमें सॉल्यूशन भरा है। किसका सॉल्यूशन, एसिड या बेस का, कोई भी। एसिड और बेस को डाइल्यूट करके भरते हैं। डाइल्यूट करने का तरीका ये होता है कि पहले बर्तन में पानी ले लीजिए, डिस्टिल वाटर या सिंपल वाटर ले लीजिए। घर में जो पानी पीने के योग में आता है वो पानी हमने ले लिया, सिंपल वाटर, ठीक है, या डिस्टिल वाटर भी लिया जा सकता है। और उसके ऊपर से एसिड डाल दिया या बेस डाल दिया, कुछ भी। एसिड में क्या क्या डाल सकते हैं, जैसे हम H2SO4 डाल सकते हैं, HCl डाल सकते हैं। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या वीक एसिड भी आप डाल सकते हैं, जैसे एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH, नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3। कोई सा भी एसिड इसमें डाल दीजिए पानी में, या कोई सा भी बेस इसमें डाल दीजिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया। तो कोई सा भी बेस हम डाल सकते हैं, कोई सा भी एसिड हम डाल सकते हैं। ये हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया एसिड या बेस का। तो चाहे एसिड का बना लो चाहे बेस का बना लो, समझ आया। इसलिए लिखा है जो लाल लाल पिंक कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज डाइल्यूटेड एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक को एल्कलाइन भी बोलते हैं, जो पानी में घुल जाएगा वो बेस एल्कली कहलाता है, ठीक है। अब ये है हमारा सॉल्यूशन एसिड वाला। अब अगर ये बल्ब जला स्विच ऑन करने से, इसका मतलब है यहाँ से करंट चला, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस निकलते हैं, और ये बल्ब से होते हुए ऐसे गया, स्विच ऑन है, यहाँ से आया, इस टर्मिनल में आया। तो ये तो भैया कॉपर वायर है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, दिस इज वायर, कॉपर वायर लिख देता हूँ इसको मैं, यानी मेटल का वायर है ये। तो कॉपर वायर में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करता है, तो इलेक्ट्रॉन चलता है इसमें, समझ आया। इलेक्ट्रॉन इधर चलता है नेगेटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव चार्ज इधर से चलता है पॉजिटिव से माइनस की तरफ। तो सपोज प्लस चार्ज यहाँ से निकला और ऐसे चला,
वायर जहाँ तक रहेगा वहाँ तक इलेक्ट्रॉन या चार्ज दौड़ जाएगा, क्योंकि हर मेटल अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करने देता है। अब ये आ गया पिन, पिन में भी जाएगा, ये आ गया रबर कॉर्क। रबर तो भैया इंसुलेटर होता है, अपने अंदर से चार्ज को चलना अलाउ नहीं करता। लेकिन ये पिन जो है हमने किस में डुबाया है, सॉल्यूशन में, एसिड या बेस के सॉल्यूशन में। समझ आ गया। अब हम ये देखते हैं कि अगर एसिड और बेस का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो यहाँ से चार्जेस चल के इस पिन में आ जाएंगे, क्योंकि प्लस चार्ज निकला था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ऐसे आएगा, इस यहाँ तक आ गया। ये पूरा मेटल था, पिन भी मेटल होता है लेकिन रबर मेटल नहीं होता। अब ये पिन जो है आधा डूबा हुआ है सॉल्यूशन में, तो जहाँ तक मेटल है वहाँ तक तो चार्ज चल के आ जाएगा, लेकिन जब लिक्विड आएगा, सॉल्यूशन आएगा, तो वहाँ चार्ज कैसे चलेगा, तो वो तो हमको नहीं मालूम। लेकिन अगर चार्ज चला और लिक्विड ने चार्ज को अलाउ किया चलना, इस पिन तक पहुंचा, तो इस पिन से चार्ज लिक्विड में आ जाएगा, और लिक्विड ने चार्ज को चलना अलाउ किया तो इस पिन तक चार्ज पहुंच जाएगा। उसके बाद ये पिन भी मेटल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर देगा और ये नेगेटिव टर्मिनल तक आ जाएगा बैटरी के। यानी हमारा चार्ज का जो पूरा रास्ता है वो कंप्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। और अगर चार्ज ने सर्किट कंप्लीट कर दिया, यानी पूरे कंप्लीट पाथ में चार्ज दौड़ा, तो फिर ये बल्ब हमको जलता हुआ दिखेगा। तो अगर हम स्विच ऑन करते हैं और पूरा एक चार्ज एक पूरा साइकिल कंप्लीट करके वापस आ जाता है बैटरी तक, तो ये बल्ब ग्लो होता हुआ दिखेगा। और अगर चार्ज चला और सिर्फ यहीं तक रुक गया, आगे नहीं गया, तो सर्किट ब्रेक हो गया। तो चार्ज ने पूरा कंप्लीट साइकिल कंप्लीट नहीं किया या रोटेशन कंप्लीट नहीं किया, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। आ गया समझ में। अब हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि भैया अगर हम एसिड का सॉल्यूशन लें या बेस का सॉल्यूशन लें, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब जलने लगता है। ठीक है। एसिड और बेस के अलावा अगर आप सॉल्ट भी इसमें डाल के घोल दोगे, जैसे जो खाने वाला हमारा नमक होता है NaCl, उसको भी आपने अगर इसमें डाल दिया तो भी ये बल्ब जलता है। कोई सा भी सॉल्ट आप डाल के एक्सपेरिमेंट करेंगे बल्ब जलेगा। एसिड और बेस का सॉल्यूशन भी बना के एक्सपेरिमेंट करेंगे, बल्ब जलेगा। अब ऐसा कैसे हो जाता है, बल्ब कैसे जलता है? करंट के लिए जरूरी है चार्ज का मोशन। तो जहां तक वायर है, वायर मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। तो जब तक बैटरी इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता रहेगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ता रहेगा, यानी चार्ज चलता रहेगा, करंट बनता रहेगा। लेकिन यहाँ लिक्विड के अंदर कोई मेटल नहीं है, इस मेटल और इस मेटल के बीच में गैप है, ये रबर इंसुलेटर होता है। रबर अपने अंदर से चार्ज को नहीं चलने देता। तो फिर लिक्विड के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर चार्ज कैसे चलता है? तो इसका तरीका ये है कि लिक्विड में जो चीज़ हम घोलते हैं, पानी में हमने जो चीज़ घोला है, चाहे एसिड घोला है चाहे बेस घोला है, एसिड घोलेंगे, जैसे HCl एसिड हमने डाला है, ध्यान से सुनिएगा, HCl एसिड हमने डाला है। HCl ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको हमने पानी में घोला है H2O में, समझ रहे हैं? तो पानी के अंदर HCl एसिड क्या करता है, ये ब्रेक हो जाता है। कैसे ब्रेक होगा? इसके बीच में जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड को दिखाने के लिए मैं यहाँ फिलहाल ऐसे बना देता हूँ। H और Cl के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी हम आगे पढ़ेंगे किसी चैप्टर में। तो पानी क्या करता है, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को तोड़ देता है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो H और Cl अलग अलग हो जाएंगे, H प्लस बन जाएगा और Cl जो है Cl माइनस बन जाएगा। इसको बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं? आयंस। समझ आ रहा है? एक तो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो चार्ज होता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये आयंस हैं। हाइड्रोजन का पूरा एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये पूरा एटम, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पूरा एटम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भागा है, ये पूरा बचा कुचा एटम आयन कहलाता है, आयन। और ये सिंपल इलेक्ट्रॉन है, छोटा सा जो इसमें से निकला। समझ आ रहा है? तो आयन बोलते हैं पूरे एटम को, सिर्फ उसमें से एक चार्ज निकल जाता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हाइड्रोजन का आयन हो गया, ये क्लोरीन का आयन हो गया, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। आयन ION, और ये कहलाता है क्लोराइड आयन। ठीक है, समझ गए? हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड, इसको क्लोरीन आयन नहीं बोलते, क्लोराइड आयन बोलते हैं। ठीक बात। तो कोई भी एसिड अगर आपने पानी में घोला, तो पानी में घोलने के बाद यानी एक्वा सॉल्यूशन बनाने के बाद वो टूट जाता है, उसके बीच का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और ये अपने अपने आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट का मतलब होता है टूट जाना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब कोई भी सब्सटेंस आपने पानी में डाला, कोई भी मॉलिक्यूल आपने पानी में डाला और वो पानी ने क्या किया, उस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया, किसमें? आयंस में तोड़ दिया, H प्लस बना दिया, Cl माइनस बना दिया, या H2SO4 अगर हम डालते, ध्यान से समझिएगा ना, अगर हमने ये एसिड डाला होता पानी के अंदर, मैं केमिकल रिएक्शन नहीं करा रहा, मैं खाली पानी का एक्शन आपको बता रहा हूँ, पानी का एक्शन। नहीं तो बोलोगे ये H है, यहाँ H2 है, तो उधर 3H का ही नहीं दिख रहा है। ये केमिकल रिएक्शन मैं नहीं समझा रहा, मैं ये समझा रहा हूँ कि पानी में अगर आप इसको घोलोगे तो इसका क्या होगा। तो बल्कि मैं इसको एक्वस लिख देता हूँ, ये H वाटर लिखने के बजाय मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, एक्वस, AQ। ये एक्वस का मतलब होता है कि हमने इस एसिड को पानी में डिसॉल्व कर दिया।
तो पानी में डिजॉल्व करेंगे तो ये भी H प्लस में और SO4 में टूट जाएगा, इसका बनेगा H प्लस आयन और एक बन जाएगा SO4 आयन माइनस माइनस, दो माइनस होता है ना, और ये दो हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 लगा दिए, ये हो गया हाइड्रोजन आयन सेम है, और इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। ये तो हाइड्रोजन आयन ही है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमने कोई बेस डाला है, बेस जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, अगर इसको हम पानी के अंदर घोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ये भी क्या होगा, Na प्लस अलग हो जाएगा और OH माइनस आयन निकलता है। ये तो सोडियम आयन हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम आयन, और इसको क्या पढ़ेंगे, H प्लस को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन और OH माइनस को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड। ये याद रखिएगा। तो जो बेस होता है वो बेस पानी में घुलने के बाद क्या देता है, OH माइनस आयन, और जो एसिड होता है, एसिड में हाइड्रोजन मौजूद होता है, तो जब एसिड को आप पानी में घोलेंगे तो एसिड हमको क्या देगा, H प्लस आयन। तो एसिड की पहचान हो गई कि वो पानी में घुलने के बाद क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, और बेस की पहचान हो गई कि जब वो पानी में घुलेगा तो कौन सा आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा, यानी OH माइनस आयन। और इसी चीज़ को आर्हीनियस ने 1884 में एसिड और बेस का डेफिनेशन बनाया। समझ आ रहा है। आर्हीनियस एक केमिस्ट थे, स्वीडन के रहने वाले थे। 1884 में उन्होंने एसिड और बेस के ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद बताया कि जो चीज़ हम पानी में घोलें, कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो, देखो हर एसिड में हाइड्रोजन होता है, तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो, ये देखो इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, कोई सा भी एसिड उठाओगे हाइड्रोजन रहता है उसमें लगभग। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है और हमने उसको पानी में घोल के उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया, और पानी में घुलने के बाद वो ब्रेक हो गया अपने आयन में और उसने H प्लस आयन दे दिया धोखे से, H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन। तो ऐसी चीज़ को हम क्या मानेंगे, एसिड मानेंगे। और कोई ऐसी चीज़ जिसमें हाइड्रोजन था और उसको हमने पानी में घोला तो उसने OH माइनस आयन दिया, तो OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देने वाले मटेरियल को क्या बोलेंगे, जो पानी में जाने के बाद डिसोसिएट हुआ, आयन में टूटा, OH माइनस आयन दिया, तो इसको ऐसी चीज़ को बोलते हैं बेस, और जिसने H प्लस आयन दिया ऐसी चीज़ को बोलते हैं एसिड। ये एसिड और बेस का डेफिनेशन आर्हीनियस ने दिया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का, ये अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस है, ठीक है। तो पहले हम ये बताते हैं कि भैया आयोनाइजेशन क्या चीज़ होता है। किसी भी सब्सटेंस को पानी में घोलिए, पानी उसको क्या करेगा, बीच से ब्रेक कर देगा, आयन में कन्वर्ट कर देगा, एक पॉजिटिव आयन बनेगा, एक निगेटिव आयन बनेगा। पॉजिटिव आयन को अपन बोलते हैं कैट आयन। जैसे ये पॉजिटिव आयन है ना, जहां पर भी प्लस चार्ज दिख रहा है, ये प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, ऐसे आयन को बोलते हैं कैट आयन। और जहां पर भी निगेटिव चार्ज दिखता है ऐसे आयन को बोलते हैं एन आयन। तो पॉजिटिव आयन कैट आयन कहलाता है और निगेटिव आयन एन आयन कहलाता है, ये याद रहेगा आपको। अच्छा, अब एक चीज देखिए, HCl एक कंपाउंड था, एक मटेरियल था, एक मॉलिक्यूल था, इसको हमने पानी में घोला, इसने दो आयन दिया, पॉजिटिव आयन भी दिया, नेगेटिव आयन भी दिया। लेकिन पॉजिटिव आयन क्या दिया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का H प्लस आयन हमको मिलेगा तो वो एसिड कहलाएगा। साथ में एक निगेटिव आयन भी है, निगेटिव आयन तो कुछ भी होगा, उससे मतलब नहीं है, Cl माइनस भी हो सकता है, SO4 माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो निगेटिव आयन से हमको मतलब नहीं है, हमको ये मतलब है कि अगर उसने हाइड्रोजन प्लस आयन दे दिया पानी में तो ऐसा चीज क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और बेस की निशानी ये है कि उसने OH माइनस आयन देना है। ये भी देखो निगेटिव आयन दे रहा है, पॉजिटिव आयन दे रहा है, लेकिन निगेटिव आयन कंपलसरी क्या होना चाहिए, OH माइनस आयन। ये पॉजिटिव कुछ भी हो सकता था, इससे हमको मतलब नहीं है। अगर इसने पानी में घुल के OH माइनस आयन दिया, हाइड्रोक्साइड आयन, तो ऐसे मटेरियल को हम बेस बोलेंगे। समझ आ गया। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी चीज को पानी में घोला और वो टूट गया अपने आयन्स में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन। क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एसिड का क्या होगा, एसिड वो सब्सटेंस होगा जो वाटर में घोलने के बाद अपने आयन्स में टूटेगा, डिसोसिएट होगा, और कौन सा आयन उसमें दिखेगा, H प्लस आयन दिखेगा। तो एसिड एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, और उसको पानी में घोलने के बाद उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाने के बाद वो पानी में जाने के बाद क्या देगा, H प्लस आयन देगा, तो वो एसिड कहलाएगा। और एक ऐसा कंपाउंड जिसको पानी में घोला, उसका आयोनाइजेशन हुआ, आयन में ब्रेक हुआ और उसने OH माइनस आयन दे दिया, वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो ये 3-4 बातें पहले हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आप चाहें तो सप्लीमेंट्री के तौर पर नोट कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ जी, यहाँ पर हमने आयोनाइजेशन का डेफिनेशन, एसिड और बेस के डेफिनेशन उनके एग्जांपल के साथ एक बार फिर से कवर किया, जो चीज़ अभी हमने डिस्कस की हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन। आंसर है किसी भी मॉलिक्यूल का अपने आयन्स में डिसोसिएट हो जाना, जब हम उसको पानी में घोलते हैं तब।
द डिसोसिएशन ऑफ ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल, या आप कोवेलेंट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, एनी मॉलिक्यूल लाइक HCl इनटू आयंस, किसी भी मॉलिक्यूल का अपने आयंस में टूट जाना इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की मौजूदगी में जब हम वाटर में घोलते हैं, यही प्रोसेस क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग 1884 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, 1884 में, और इस कॉन्सेप्ट के बाद उनको 1903 में नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल प्राइज। उन्होंने एसिड और बेस की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हमको बताई थी, लिक्विड में घोलने से, पानी में घोलने से एसिड और बेस किस तरह से बिहेव करता है। तो बहुत सारी स्टोरी जो है, बहुत सारे रिसर्च जो है उन्होंने डेवलप किया था एसिड और बेस की फील्ड में, इनके कारण से उनको 1903 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये आपको याद रखना है। आर्हीनियस फेमस पर्सनालिटी हैं, 12th में भी आप जब आगे पहुँचेंगे तो आर्हीनियस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आप पढ़ने वाले हैं। ओके, व्हाट आर एसिड्स? एसिड आर द सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन, वो सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन होगा, एंड विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जिसको पानी में घोलेंगे तो क्या दे देगा? हाइड्रोजन आयन H+ इन द सॉल्यूशन। तो जिसके पास एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन है, उसको पानी में घोले, उसने H+ आयन दे दिया तो वो एसिड कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आता हूँ इस टॉपिक पर दोबारा। एग्जाम्पल ये रहे, पहले भी हम लिख चुके हैं। बेस आर द सब्सटेंस विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन, जो OH- आयन दे देगा पानी में घोलने से, उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। बेस के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर नोट है, आप लिख सकते हैं इनको आराम से, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक ज़रूरी चीज़ और समझिए, इससे हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक। यहाँ पर देखिए मैं कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम क्या बोल रहे हैं? एसिड हम ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे जिसमें क्या होना चाहिए? उसके फार्मूले में हाइड्रोजन होना चाहिए, और जब हम उसको पानी में घोलें तो वो H+ आयन दे। जब ये दोनों शर्त पूरी होगी तभी उसको एसिड बोलेंगे। दो में से कोई एक शर्त भी अगर पूरी नहीं हुई तो उसको एसिड नहीं बोला जाएगा। जैसे एक कंपाउंड है हमारे पास जिसमें हाइड्रोजन है, लेकिन हम उसको पानी में घोल रहे हैं तो वो H+ आयन नहीं दे रहा, जबकि उस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन था, लेकिन वाटर में डिजॉल्व करने के बाद उसमें से H+ नहीं निकला। तो क्या हर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन होगा उसको मैं एसिड बोल सकता हूं? तो आंसर है नहीं बोल सकते। एसिड बोलने के लिए कंपलसरी शर्त है कि भैया उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए और पानी में उसको घोलें तो H+ देना चाहिए। अगर H+ नहीं दिया, भले उसके पास हाइड्रोजन था और पानी में घुलने के बाद उसने H+ आयन नहीं दिया, तो रखा रहे अपना हाइड्रोजन, हम उसको एसिड नहीं मानेंगे। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे बहुत सारे एल्काइल ग्रुप्स हैं, जैसे मिथाइल अल्कोहल हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, ग्लूकोज हो गया, जिसको पानी में घोलते हैं, उनके पास हाइड्रोजन होता है, लेकिन पानी में घुलने के बाद वो हमको H+ आयन नहीं देते। इस वजह से ग्लूकोज और इथाइल अल्कोहल को हम एसिड नहीं मानते। बात समझ में आया? तो हर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को एसिड नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि हर हाइड्रोजन कंपाउंड वाटर में घोलने के बाद H+ आयन नहीं देता। एसिड उसी को बोलेंगे जो पानी में घुलने के बाद H+ आयन देगा, और जो H+ आयन नहीं देगा वो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तो कहलाएगा, लेकिन वो एसिड नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर एक छोटा सा नोट मैं लगाऊंगा, इसको पहले मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ पर आप देखिए एक क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है बोर्ड में, इसको आपको लिखना है आपकी कॉपी में। सवाल है, आर ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एसिडिक? क्या हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है? तो इसका जवाब है नहीं। ठीक है, आंसर क्या होगा? नो, ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिडिक। हर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिडिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो हमने एग्जांपल से समझाया है। जैसे इथाइल अल्कोहल, फॉर्मूला होता है C2H5OH। देखो हाइड्रोजन है इसमें, ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, पीने वाली शराब है ये, ठीक है। ग्लूकोज C6H12O6, इसमें भी हाइड्रोजन होता है। अब ये सॉल्यूशन देखिए भैया, फैसला कैसे होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन से फैसला होगा। हमने अभी एसिड और बेस का सॉल्यूशन बनाया था, और जैसे ही स्विच ऑन करते थे बल्ब जलता था, क्योंकि एसिड पानी में घुल के क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, तो इसमें आयन पैदा हो जाते हैं लिक्विड के अंदर, H+ आयन, Cl- आयन। H+ आयन किधर चला जाएगा? जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पिन जुड़ा हुआ है उसमें पॉजिटिव H+ वाला जो आयन है वो इसमें चिपक जाएगा, क्योंकि इसका चार्ज क्या है? इस पिन का पॉजिटिव, तो सॉरी ये नेगेटिव वाला है, इसका चार्ज क्या है? नेगेटिव। और हम सबको पता है कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो जो पिन नेगेटिव चार्ज बनेगा उसमें लिक्विड के अंदर जो पॉजिटिव आयन होगा उसमें ये जाके चिपक जाएगा। पॉजिटिव आयन
निगेटिव वाले पिन में जाके चिपक जाएगा, और जो निगेटिव आयन होगा Cl माइनस, ये बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पिन जुड़ा होगा, उस पिन के साथ ये नेगेटिव आयन जाके चिपक जाएगा, क्योंकि प्लस जो है माइनस को खींचता है, माइनस प्लस को खींचता है। तो इस तरह से आयन जो है पानी में चलते हैं, लिक्विड में चलते हैं, और आयन चार्ज होता है उनके पास प्लस और माइनस, और चार्ज का चलना है इलेक्ट्रिसिटी है। तो वायर में इलेक्ट्रॉन के चलने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है, और लिक्विड में आयन के चलने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है। तो जिसका आयन बनेगा लिक्विड के अंदर, आयन होगा तभी तो कंडक्शन होगा, यानी बल्ब जलेगा। और मान लो हमने कोई ऐसी चीज़ घोल दी जैसे इथाइल अल्कोहल है और ग्लूकोज है, दोनों में हाइड्रोजन आता है, दोनों में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। हमने पानी के साथ किसको घोल दिया, ग्लूकोज को या इथाइल अल्कोहल को, और बटन चालू किया और बल्ब नहीं जला, एक्चुअली नहीं जला। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज जो है टूटा नहीं, उसने H+ आयन नहीं दिया, क्योंकि अगर प्लस या माइनस चार्ज आ जाता, आयन बन जाता, तो आयन जाहिर सी बात है प्लस और माइनस जो पिन है, जो चार्ज है इस पर डेवलप, उस पर जाके चिपक जाते और आयन मूव करते, यानी चार्ज चलता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता। लेकिन ग्लूकोज और इथाइल अल्कोहल डालने के बाद बल्ब नहीं जलता। इसका मतलब है ग्लूकोज और इथाइल अल्कोहल अपने आयन में नहीं टूटते हैं, आयन में नहीं टूटे, यानी उसने H+ आयन नहीं दिया। ग्लूकोज और इथाइल अल्कोहल और इसके जैसे बहुत सारे कंपाउंड, इन्होंने हाइड्रोजन आयन नहीं दिया पानी में घुलने के बाद, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं हुआ। इस कारण से ग्लूकोज और इथाइल अल्कोहल भले हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, लेकिन हम उनको एसिड नहीं मानेंगे। समझ में आ गया। एसिड कब होता है, जब ये पानी में घुल के क्या देता है, H+ आयन। तो आपके सामने आंसर है इथाइल अल्कोहल एंड ग्लूकोज, दो दे कंटेन हाइड्रोजन, इनमें क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, बट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डू नॉट प्रोड्यूस H+ आयन, यानी ये पानी में घोलने के बाद हाइड्रोजन आयन नहीं देते। इस वजह से हर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिडिक नहीं होता। एसिडिक वही होगा जिसमें हाइड्रोजन होगा और पानी में घोलने के बाद वो H+ आयन देगा। आगे बात समझ में। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर आते हैं, इसको नोट कर लीजिए आराम से, डायग्राम भी आप चाहें तो बना सकते हैं, आपकी बुक में बना हुआ है। इसके बाद हम ये बात करते हैं कि चलिए एसिड तो हो गया, अब यहाँ पर देखिए कि अगर मैं कोई एसिड लेके आऊँ, ठीक है, अब एसिड हमको पता है कि H+ आयन देता ही है पानी में घोलने के बाद। अब मैं आपसे अगर ये सवाल पूछ दूं कि मैं एक एसिड ले रहा हूँ, प्योर एसिड, उसको मैंने पानी में नहीं घोला, प्योर एसिड को हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, प्योर एसिड। क्या प्योर एसिड H+ आयन देगा, यानी उसका एक्वस सॉल्यूशन नहीं बना रहे। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब हम पानी में घोलते हैं तभी एसिड जो है ब्रेक होता है, H+ आयन देता है, Cl- आयन देता है, या H+ आयन देता है, नेगेटिव आयन तो कुछ भी हो सकता है, H+ होना चाहिए एसिड के लिए। और बेस अगर हम घोलते हैं तो बेस में कौन सा आयन मिलना चाहिए, OH- आयन। तो क्या एसिड और बेस हमेशा पानी में घोलने के बाद ही आयन देंगे, उनका आयोनाइजेशन होगा, या बिना एक्वस सॉल्यूशन के भी उसमें आयन मिल जाएगा हमको, H+ आयन और Cl- आयन। समझ आया। एसिड और बेस को पानी में ही घोलने से, यानी एक्वस सॉल्यूशन बनाने से ही H+ आयन या OH- आयन मिलता है, या बिना एक्वस सॉल्यूशन बनाए भी हमको H+ आयन या OH- आयन मिल जाएगा। इस सवाल का जवाब देखिए, इसको नोट करिए सबसे पहले। ओके, अवर टॉपिक इज डू एसिड प्रोड्यूसेस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या एसिड सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही आयन देता है H+ आयन, या बेस सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही OH- आयन देता है। तो इसका जवाब देखिए, और इसमें क्वेश्चन बनते हैं और आपके परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा जो बातें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, देखिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे दिखाया है आपको, आपकी बुक में भी मिल जाएगा, अलग अलग रेफरेंस किताबों में भी ये मिल जाता है। और इस पर एक क्वेश्चन भी पीछे दिया गया है एक्सरसाइज में, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 6वां प्रश्न एक्सरसाइज का, वो इसी पर है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझ में आ जाता है तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 आपको बन जाएगा, वैसे ही लिख लेंगे आप। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया है, लिए तो 2 हैं, लेकिन पहले यहाँ से समझिए। एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सोडियम क्लोराइड रखा, NaCl। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, NaCl। कितना लेना है, मुश्किल से 1 ग्राम या 2 ग्राम, छोटा सा। शर्त यह है कि ये जो टेस्ट ट्यूब है ये पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ड्राई एंड क्लीन, यानी साफ भी होना चाहिए, सूखा भी होना चाहिए, इसमें नमी नहीं होना चाहिए। इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया, ये यहाँ बना हुआ है छोटा सा NaCl। नमक कितना लेना है, 1 ग्राम या 2 ग्राम, हार्डली, बहुत छोटा सा होता है 1-2 ग्राम। अच्छा, ये है एक दूसरा हमारे पास बर्तन है, फ्लास्क बोलेंगे, इसमें हमने भरा है प्योर एसिड। प्योर एसिड को बोलते हैं कंसंट्रेटेड।
अब कोई भी एसिड ले सकते थे हम, HCl भी ले सकते थे, H2SO4 भी ले सकते थे, लेकिन चूंकि हम HCl गैस से इसको समझने वाले हैं इसलिए यहाँ पर एसिड हमने कौन सा चुना है, H2SO4। और ये कैसा एसिड है, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब इसमें एक बूंद पानी नहीं है, ये प्योर एसिड है, जला देगा एकदम, ठीक है। तो NaCl 1-2 ग्राम हमने डाला, उसमें 2 से 3 ml या 1 से 2 ml हमने प्योर एसिड डाल दिया H2SO4, तो क्या होगा, इनका रिएक्शन होगा। रिएक्शन देखिए कैसे होगा, हमने क्या लिया है, NaCl, दिस इज सोडियम क्लोराइड, ये तो आप समझ रहे हैं ना, सोडियम क्लोराइड, ठीक, ये प्योर है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक। NaCl भी हमने कैसा रखा है, नमक है, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ठीक, पानी यूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या डाल दिया इसमें, एसिड डाल दिया। कौन सा एसिड मैं यूज कर रहा हूँ, H2SO4, वो भी कैसा, कॉन्सेंट्रेटेड यानी प्योर, पानी नहीं है इसमें, मिलावट नहीं है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, कंसंट्रेटेड के लिए CONC लिख देता हूँ ताकि ये पता चलेगा कंसंट्रेटेड है। कौन सा एसिड मिलाया हमने, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, या कंसंट्रेटेड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा ताकि रिएक्शन हमको साफ साफ दिखे, है ना। दिस इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, प्योर एसिड है, कंसंट्रेटेड बोल रहा हूं इसको मैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे, जैसे ही एसिड इसमें जाएगा, नमक के साथ कंबाइन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, इसमें से क्या क्या बनेगा, तो जाहिर सी बात है नमक और एसिड मिलके एक नमक बनाएंगे, एक सॉल्ट बनाएंगे। एक नमक फिर से बनेगा, नमक क्या बनेगा, देखो Na, एक हाइड्रोजन ले लेते हैं NaH और SO4, NaHSO4, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, दिस इज अगेन ए सॉल्ट, सॉल्ट ही है ये, नाम क्या होगा इसका, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। लेकिन अब ये लिक्विड बन गया है, सॉल्यूशन बन गया है, तो इसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने पानी नहीं मिलाया है, ठीक है। दिस इज इन द लिक्विड फॉर्म, ओके। अभी हम इसका स्टेट नहीं लिख रहे हैं ना, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन खर्चा हुआ, Na खर्चा हो गया, SO4 खर्चा हुआ, दिख रहा है, ये बन गया, एक हाइड्रोजन बचा, एक Cl बचा, तो यहाँ पर बचा HCl, ये हिस्सा अलग है हमारा ना, ऐसे समझिएगा। अब ये जो HCl है ये गैस है, क्योंकि लिक्विड तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सूखे नमक में थोड़ा सा 1-2 बूंद एसिड डाल दे रहे हैं, 1 से 2 ml, एक ढक्कन मान लो एसिड हमने डाल दिया 2 ml, समझ आया। तो लिक्विड हमने यूज नहीं किया है, इसलिए ये लिक्विड वाला एसिड नहीं है। ये जो HCl बना, ये क्या चीज है, गैस, और ये ऐसे उड़ने की कोशिश करेगा, इसको मैंने यहाँ पर दिखाया है। ये सॉल्यूशन बना, ठीक है। इस सॉल्यूशन से जो गैस निकल रही है, दिस गैस इज HCl गैस, ये वाली गैस HCl गैस है जो ऊपर उठ रही है। सो दिस इज गैस, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोल रहा मैं इसको, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ठीक है। दिस इज HCl गैस। अब जब ये गैस निकलेगी तो हमको ये चेक करना है कि देखो भैया पानी तो यूज हुआ नहीं यहाँ पर, ये वैसे ही एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना होता है, लेकिन एसिड को जब आप पानी में घोलते हैं तब वो H+ आयन देता है। यहाँ कहीं पानी का इस्तेमाल हुआ क्या, वाटर का नहीं हुआ। तो हमको ये पहचानना है कि ये तो भैया एसिड होता है, एसिड है ना, एसिड है, क्योंकि हाइड्रोजन है, HCl आप पहले से पहचान रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड है। यहाँ पर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तो ये जो यहाँ से गैस निकली, ये गैस इस डिलीवरी ट्यूब के माध्यम से यहाँ से निकलेगी, यहाँ से ये गैस निकली, कौन सी गैस, HCl गैस यहाँ से निकली। अब इस गैस को टेस्ट करके हमको बताना है कि ये एसिडिक है कि नहीं है। एसिड के लिए निशानी क्या है कि एक कंपाउंड हाइड्रोजन वाला होना चाहिए, तो हाइड्रोजन है, तो इसमें तो हाइड्रोजन है HCl। दूसरी शर्त क्या होती है, ये H+ आयन देना चाहिए। अगर इसने H+ आयन दे दिया तो ये एसिड माना जाएगा, और अगर इसने H+ आयन नहीं दिया तो ये एसिड नहीं माना जाएगा, जबकि इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यहाँ पर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एसिड नहीं बन रहा, कोई लिक्विड मैंने यूज़ नहीं किया, वाटर मैंने यूज़ नहीं किया। बात समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इसको टेस्ट करना है कि वेदर इट इज़ एसिडिक और नॉट। तो इसको टेस्ट करने के लिए, एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए हम लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं।
एसिड क्या करता है, ब्लू कलर के लिटमस सॉल्यूशन को रेड कलर में चेंज कर देता है। अब आप लिटमस का सॉल्यूशन लेके आओ या लिटमस का पेपर लेके आओ, स्ट्रिप सॉल्यूशन में डुबा के पेपर को ब्लू कलर के सॉल्यूशन में डुबाओ तो वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर बन जाता है। ठीक है, सुखा दिए, ब्लू कलर का लिटमस पेपर बन गया। लिटमस पेपर लेके आए, जहां से ये गैस निकल रही थी उसके जस्ट सामने ऐसा हमने लिटमस पेपर रख दिया, स्ट्रिप। ये क्या चीज है, दिस इज लिटमस पेपर। कौन सा लिटमस पेपर है ये, ब्लू कलर का, ब्लू लिटमस पेपर। समझ रहे हैं। अब अगर ये गैस निकली और उसके सामने लिटमस पेपर आ गया, ये पूरी गैस लिटमस पेपर के साथ कांटेक्ट में आई, टच हुआ, और लिटमस पेपर का कलर अगर ब्लू से रेड हो गया तो इसका मतलब है HCl गैस जो निकल रही है वो क्या मानी जाएगी, एसिड। क्योंकि एसिड की पहचान ही होती है कि वो ब्लू कलर के लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देती है। समझ आया कि नहीं आया। तो ये एक्सपेरिमेंट लैब में किया जाता है, आपके भी स्कूल में कराया जा सकता है इसको। हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, यहाँ से जो HCl गैस निकल रही थी उसके सामने जब हम लिटमस पेपर रखते हैं तो हमको दो नतीजे देखने को मिलते हैं, दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ये दो चीज़ें क्या हैं, ध्यान से सुनिए। पहला, हम ये जो लिटमस पेपर रखेंगे ये ड्राई रखेंगे, सूखा। कैसा रखेंगे, सूखा लिटमस पेपर, यानी उसमें पानी नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। समझ आया। तो अगर हम ड्राई लिटमस पेपर रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये गैस धड़धड़ा के लिटमस पेपर के साथ टकराती है और लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है। समझ आया। इसका मतलब है ये जो गैस निकली ये गैस एसिड नहीं है, भले वो HCl है लेकिन वो एसिड नेचर की नहीं होती। समझ गए। सूखी गैस अगर सूखे लिटमस पेपर में टकराए ब्लू कलर के तो उसका कलर चेंज नहीं होता, वो रेड कलर में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, उस समय ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करता HCl। लेकिन 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 अगर हमने ड्राई लिटमस पेपर के बजाय गीला लिटमस पेपर ले लिया, मॉइस्ट, या मॉइस्ट के बजाय और क्या बोल दें, गीले को और क्या बोलते हो, वेट, वेट भी बोलते हैं ना। तो मॉइस्ट बोलो, मॉइस्चर से मॉइस्ट बना, गीला जिसमें नमी हो, पानी हो, और या वेट बोल लीजिए। तो अगर सूखे लिटमस पेपर के बजाय हम गीला लिटमस पेपर लेके जाएं, थोड़ा पानी उसमें छिड़क दें, एक दो बूंद, गीला हो गया। अब ये गीला लिटमस पेपर जैसे ही आप HCl गैस के सामने रखेंगे इसका कलर रेड हो जाता है। इसका मतलब है कि अब ये जो HCl गैस निकल रही है ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, एसिड की तरह। क्योंकि अब वो H+ आयन दे रही है और H+ आयन देगी तभी तो एसिड कहलाएगी। और H+ आयन देने के लिए क्या चाहिए, सूखा सूखा HCl H+ आयन देगा कि एसिड पानी में घुलने के बाद H+ आयन देता है, पानी होना चाहिए। यही कारण है कि जब मैं इसको लिटमस पेपर को सूखा रखता हूँ, कोई पानी नहीं है, ये गैस आती है इससे टकराती है, टकराने तो क्या फर्क पड़ता है, पानी होता तो वो H+ आयन में टूट जाता और अपना एसिड वाला असर दिखाता। अब जब हमने इसको गीला करके सामने रखा, जब पानी नहीं था तो ये नहीं टूटा, H+ आयन नहीं बना, मतलब इसके पास एसिडिक कैरेक्टर नहीं था उस समय। तो एक मटेरियल एसिड कब बनता है, जब सामने क्या दिखेगा, पानी, पानी बोलो, पानी। ठीक है, तो जब एसिड पानी के साथ कांटेक्ट बनाएगा तब वो पानी में H+ आयन में टूटेगा और वो अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा, और एसिडिक कैरेक्टर के कारण ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर या H+ आयन सिर्फ किसके मौजूदगी में देता है, वाटर के मौजूदगी में देता है। तो हमारा टॉपिक क्या था, डू एसिड प्रोड्यूस आयन ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। आंसर है यस एंड ओनली यस। समझ आया। क्योंकि अगर पानी नहीं होगा, एक्वा सॉल्यूशन नहीं होगा तो एसिड एसिड रहेगा लेकिन वो H+ आयन नहीं देगा। जब तक वो H+ आयन नहीं देगा तब तक उसके एसिडिक गुण सामने जाहिर नहीं होंगे। समझ आया। तो एसिड H+ आयन हमेशा किस में देगा, एक्वा सॉल्यूशन में ही देगा। आई बात समझ में। तो यही कारण है कि गीला लिटमस पेपर रखने से उसका कलर रेड में चेंज हो जाता है, और सूखा लिटमस पेपर हम HCl गैस के सामने रखते हैं तो उसको कोनो फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहता है, कलर चेंज नहीं करता। समझ आ गई बात। मेरे ख्याल से टॉपिक समझ में आ गया। अब मैं आंसर यहाँ पर कोट कर देता हूँ, आप उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी, इनको हम नोट कर सकते हैं। ये तो हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया। ये जो एग्जाम्पल एक्टिविटी दी हुई है आपके बुक में, ये उसका उदाहरण हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन था, डू एसिड प्रोड्यूस आयन ओनली इन एक्वा सॉल्यूशन, तो इसका आंसर क्या होगा, यस। तो यहाँ देखिए, यस, एसिड प्रोड्यूस आयन्स ओनली इन एक्वा सॉल्यूशन। सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन यानी पानी जब होगा, वाटर जब होगा, तभी एसिड आयन्स प्रोड्यूस करेगा। हमने जो एग्जांपल लिया था, यहाँ पर हमारा HCl गैस बना था, तो यहाँ हमने लिखा हियर HCl गैस बिहेव्स लाइक एन एसिड ओनली व्हेन इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी जब आप गीला लिटमस पेपर रखते हैं, वेट या मॉइस्ट, तभी इसका कलर चेंज होता है। इसका मतलब है ये एसिड, HCl एसिड, पानी जो इसमें होगा लिटमस के अंदर, लिटमस पेपर के अंदर जो पानी होगा उसके साथ रिएक्ट करके H+ आयन देगा। ठीक है, H+ या HCl बिहेव्स लाइक एन एसिड
only when it is in the presence of water because it can ionize to give H+ ion. समझ में आया? When it comes in contact with the water. बात समझ में आएगी जहाँ तक थी? ओके, इसका जो लब्बे लुबाब था यानी समरी थी वो मैंने यहाँ 2 पॉइंट में लिखा हुआ है, देखिए. ड्राई ब्लू कलर लिटमस पेपर डू नॉट चेंज इट्स कलर इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस. अगर मैं सूखा लिटमस पेपर रखता हूँ, ये हमारा एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर है. अगर मैं सूखा लिटमस पेपर रखता हूँ ब्लू कलर का तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होता एसिड के आने से, HCl के आने से. लेकिन अगर हमने गीला रख दिया, मॉइस्ट या वेट लिटमस पेपर, तो वो क्या करेगा? इट चेंज इट्स कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड. फिर वो ब्लू कलर से रेड में चेंज हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि उस समय एसिड जो आ रही है HCl वो गीले मॉइस्चर के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करके आयोनाइज हो जाएगी, H+ आयन दे देगी, यानी वो एसिड का काम करेगी. और एसिड का काम ही होता है ब्लू कलर के लिटमस को रेड कलर के लिटमस में चेंज कर देना. तो उस समय वो एसिड की तरह बिहेव करेगी. ठीक है, बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं. HCl गैस जो है ये एक्वस सॉल्यूशन में ही H+ और Cl- आयन बनती है. एक्वस यानी पानी की मौजूदगी में. अगर वाटर नहीं होगा तो ये कभी भी H+ और Cl- में नहीं टूटेगी. वाटर के अलावा भी अगर आपने HCl को किसी दूसरे लिक्विड में डाल दिया, जैसे बेंजीन में डाल दिया, टॉल्वीन में डाल दिया, ये अपने नाम नहीं सुने हैं, आपकी बुक में भी नहीं है, मैं जनरल आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ कि पानी के बजाय किसी दूसरे लिक्विड में आपने इसको घोला. किसको घोला? HCl गैस को घोला. HCl खुद एसिड है, लेकिन पानी के अलावा किसी दूसरे लिक्विड में घोल दिया, बेंजीन में घोल दिया, टॉल्वीन में घोल दिया, अल्कोहल यानी शराब में घोल दिया, तो भी उसमें HCl जा करके H+ और Cl- आयन में नहीं टूटेगा, उसका आयोनाइजेशन नहीं होगा. समझ आ रहा है? यानी ये H+ और Cl- आयन नहीं अलग अलग होंगे, ये HCl ही बना रहेगा. अगर आप बेंजीन में इसको घोल रहे हो या टॉल्वीन में घोल रहे हो या अल्कोहल में घोल रहे हो. बात समझ में आया? लेकिन इसको जब आप एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, पानी में घोलोगे, तभी ऐसा बन जाएगा. पानी में जब हम HCl को घोलते हैं तो उसमें H+ आयन नहीं मिलता. ये बताने के लिए कि H+ आयन पानी में मिलेगा. एक्चुअल में H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन होता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है. तो फिर क्या मिलता है? तो आंसर है हाइड्रोनियम आयन मिलता है, H3O+. कैसे मिलता है उसको देखिए, मैं यहाँ पर आपको 1 मिनट में बताता हूँ जल्दी से, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं. HCl एक्वस. एक्वस का मतलब होता है आप किसमें घोल रहे हैं? पानी में. पानी को तो यही बोलते हैं ना, H2O. तो ध्यान से देखिए, H और H2 मिलके कितने हो जाएंगे? कितने हो गए? 3 H हुए, 3H और 1 ऑक्सीजन, ये बन गया H3O+. ये एक्चुअल में पानी में मिलता है. और ये Cl बचा तो Cl निगेटिव हो गया, ये निगेटिव आयन. समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. तो पानी में एक्चुअल में ये आयन मिलता है, H+ आयन नहीं मिलता. H+ पानी में डिजॉल्व होने के बाद वो H3O+ बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन. लेकिन जनरल पर्पस में, बोलचाल की भाषा में हम लोग H+ ही बोलते हैं. हालांकि H+ कभी भी पानी के अंदर नहीं मिलता. उसके भी अपने रीज़न है, अपने कारण है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उन बातों को नहीं बता रहा, स्किप कर रहा हूँ. ठीक है, ये कैसे बनता है? पानी पोलर नेचर का होता है. पानी के पास खुद ही चार्ज होता है. ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन में 2 पॉजिटिव चार्ज होता है. 2 हाइड्रोजन है, प्लस 2 हो गया. तो H+ जैसे ही आता है, H+ के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वाटर में जो निगेटिव वाला ऑक्सीजन होता है वो H+ को चारों तरफ से घेर लेता है. समझ में आई बात? ठीक है, वो आपके स्कोप में नहीं है तो मैं वो सारी चीज़ें नहीं बता रहा. तो ये आयन बन जाता है H3O+. ये चीज़ मिलता है पानी के अंदर. अब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन में बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं. पानी के साथ मिक्स हो गया है, वाटर के साथ, H2O के साथ H+ वाला जो आयन है वो मिक्स हो गया है, तो बन गया H3O+. ये आयन मिलता है पानी के अंदर. तो यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, हमने एसिड और बेस के बारे में स्टडी किया कि एसिड और बेस कभी भी लिक्विड में घोले जाएंगे, पानी में घोले जाएंगे, एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो वो अपने आयन में टूटते हैं, यानी उनका आयोनाइजेशन होता है. लेकिन एसिड बहुत टाइप के होते हैं, बेस बहुत टाइप के होते हैं. कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कोई वीक एसिड होता है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कोई वीक बेस होता है. यानी हर एसिड की जो ताकत है वो अलग अलग होता है. तो इसका मतलब है हर एसिड को पानी में घोलने से जरूरी नहीं है कि पूरे पूरे आयन में टूट जाएगा, पूरे H+ और Cl- दे देगा, कोई जरूरी नहीं है. समझ में आ रहा है? जो एसिड पानी में घोलने से कंप्लीट टूट जाए, कंप्लीट आयन में कन्वर्ट हो जाए, जैसे मान लो 1 लाख आयन है किसी एसिड के पास, प्लस और माइनस दोनों मिला के 1 लाख आयन है, और हमने उसको पानी में घोला और वो पूरे के पूरे 1 लाख आयन टूट गए. 50,000 प्लस आयन बन गया, 50,000 माइनस आयन बन गया, पूरे के पूरे 1 लाख आयन अलग हो गए. ऐसा एसिड और ऐसा बेस जो पानी में डिसॉल्व करने के बाद 100% अपने आयन में डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, ऐसे एसिड और बेस को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस.
सो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या मतलब है, जिनका आयोनाइजेशन 100% हो जाए, यानी वो कंप्लीटली अपने आयन में डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए। एको ठो आयन नहीं बचना चाहिए, सब के सब टूट जाएं आयन्स में, यानी एक भी मॉलिक्यूल जिंदा नहीं बचना चाहिए, सारे के सारे मॉलिक्यूल टूट जाएंगे आयन में। तो ऐसे एसिड और ऐसे बेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन कुछ एसिड और बेस ऐसे होते हैं कि आप पानी में घोलेंगे, पानी में ही बोल रहा हूँ, पानी में, तो उनका जो आयन में टूटने का सिलसिला है ये पूरा नहीं होता। थोड़ा से आयन बनेंगे, थोड़े से आयन में टूटेंगे और बाकी पूरा एसिड और बेस यथावत वैसे रखा रह जाएगा पानी के अंदर, वो फिर और ब्रेक नहीं होता और नहीं टूटता। तो जिनका आयोनाइजेशन 100% नहीं होता, जो थोड़े से आयन में ही टूटते हैं, ऐसे एसिड और ऐसे बेस को बोलते हैं वीक एसिड या वीक बेस। समझ आया? ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस समझ में आ गया, वीक एसिड और वीक बेस समझ में आ गया। इसको मैं लिख देता हूं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ बेस अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां तक नोट करिए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन के आंसर देखिए। वीक एसिड या वीक बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे, विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस इन वाटर, जिनके आयन का डिसोसिएशन 100% हो जाए, पानी में डाले और पूरे के पूरे आयन टूट गए, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। और वीक एसिड जिनका डिसोसिएशन कंप्लीटली नहीं होता या जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, पार्शियली भी लिख सकते हैं आप, उनको बोलते हैं वीक एसिड या वीक बेस। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको देखते हैं, उसके बाद फिर इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। हाँ जी, ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो पेज नंबर 22 में दिए हुए हैं, इनको हमको नोट करना है, अच्छे से समझना है। पहला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई एसिड्स फ्रॉम द गिवन कंपाउंड। कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, इसमें से हमको एसिड को पहचानना है सिर्फ। पहला कंपाउंड है HNO3 नाइट्रिक एसिड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो अगर आपने नाम याद कर लिया होगा जो लेक्चर नंबर 1 में हमने कहा था, तो आप पहचान जाएंगे। तो HNO3 और HCl आर द एसिड, और ये दोनों क्या हैं, बेस हैं, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड, इसे स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसे वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस है। एक्सप्लेन करिए क्यों। तो देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहा है, और अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं, जिसको पानी में घोलें और वो 100% आयोनाइज हो जाए, अपने आयन में टूट जाए, डिसोसिएट हो जाए। और जो वीक एसिड या वीक बेस होगा वो क्या होगा, वो जल्दी आयन नहीं देगा, कम आयन में टूटेगा। तो उसका आंसर देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड ईजिली गिव्स H+ आयन, एसिड है तो H+ आयन तो देगा और आसानी से दे देगा। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर देयरफॉर इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, समझ गए। वेयरएज अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स वेरी लेस OH- आयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है तो वो OH- आयन देगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा आयन देगा OH- का, इसलिए वीक बेस माना जाएगा जब इसको पानी में घोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हेन सम पिलेट्स, पिलेट्स मतलब होता है पीस, टुकड़े, ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ टुकड़े, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं NaOH को, बेस होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ टुकड़े आर प्लेस्ड ऑन रेड लिटमस पेपर, कहाँ रख दिए, लाल कलर के लिटमस पेपर के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के कुछ टुकड़े हमने रख दिए। देन इनिशियली नथिंग हैपन, तो शुरू में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होने का मतलब क्या है, लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ, रेड से ब्लू होना चाहिए ना। बेस, जब हम किसी बेस को जब रिएक्ट करवाते हैं, लिटमस पेपर में कोई बेस चीज़ डाल देते हैं तो रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो शुरू में क्या हुआ, अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सूखा सूखा रख दिया सूखे लिटमस पेपर में लाल कलर के, तो शुरू में कुछ नहीं हुआ, बट आफ्टर सम टाइम द रेड लिटमस पेपर स्टार्ट टर्निंग ब्लू, थोड़ी देर के बाद लाल कलर का लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो गया। एक्सप्लेन करिए क्यों। तो इसका जवाब ये है कि जब हमने शुरू में सोडियम हाइड्रोक्साइड को रखा था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सूखा था, सूखे को बोलते हैं एनहाइड्रस, यानी इसमें कोई पानी नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने रेड कलर के लिटमस पेपर के ऊपर सूखा सूखा एनहाइड्रस सोडियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे, हवा में हमारे मॉइस्चर होता है, नमी होता है, और सोडियम जो है वो नमी के साथ रिएक्शन करके उसमें आग लगता है, आपने सुना होगा, यानी ये मॉइस्चर उसको मिल जाएगा। और मॉइस्चर मिलेगा, बेस को नमी मिल गई, पानी मिल गया, मॉइस्चर मिल गया, तो वो क्या करेगा, जैसे एसिड को अगर पानी मिला, अभी मैं पूरा एक्सपेरिमेंट समझा रहा था, HCl गैस के सामने अगर हम सूखा लिटमस पेपर रखते हैं ब्लू कलर का तो वो कुछ नहीं करता, लेकिन गीला लिटमस पेपर रख देते हैं तो फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके H+ आयन देने लगता है। वैसे ही बेस अगर मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करेगा, उसको पानी मिलेगा तो क्या दे देगा, OH- आयन, और OH- आयन दिया यानी उसने बेसिक प्रॉपर्टी दिखाई, तो वो लाल कलर के लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देगा, ब्लू कलर में।
तो मॉइस्चर के आ जाने के कारण पेपर गीला हो जाएगा और बेस जो है वो रेड पेपर को ब्लू पेपर में चेंज कर देगा। तो देखिए, व्हेन सम पीसेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर केप्ट ऑन ए ड्राई लिटमस पेपर देयर इज नो चेंज इनिशियली बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एनहाइड्रस। शुरू में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सूखा, ड्राई। एनहाइड्रस न लिख के आप ड्राई भी लिख सकते हैं। बट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू मॉइस्चर, थोड़ी देर के बाद वातावरण में नमी रहती है, रेड लिटमस बिकम ब्लू। तो लाल कलर का जो लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है बेस के कारण और नमी के कारण। तो नमी होना जरूरी है, बगैर पानी के न एसिड ब्लू को रेड कलर में चेंज कर सकता है लिटमस पेपर को, और न बेस रेड को ब्लू कलर में चेंज कर सकता है। पानी होना जरूरी है या नमी होना जरूरी है। आखिरी क्वेश्चन है, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च। अगर हमने ग्लूकोज और स्टार्च को, स्टार्च जो आलू में होता है समझ गए, स्टार्च आटे में होता है, उसको स्टार्च बोलते हैं। तो ग्लूकोज या स्टार्च का हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया यानी पानी में घोला, तो इट डू नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी। तो इसने कोई एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाई, यानी इसने आयन नहीं दिया, जाहिर सी बात है। बट दैट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड डू। लेकिन अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड या एसिडिक एसिड को पानी में घोलता हूँ, एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूँ, तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है, यानी ये लिटमस पेपर को चेंज करता है, ब्लू को रेड कलर में। लेकिन ग्लूकोज और स्टार्च का अगर मैं सॉल्यूशन बनाता हूं पानी में घोल के, तो वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाता। तो ऐसा कहे भैया कि सल्फ्यूरिक एसिड और एसिडिक एसिड क्यों दिखाता है? तो इसका आंसर ये है कि ग्लूकोज और स्टार्च को पानी में घोलने से वो H+ आयन नहीं देता, आयन में नहीं टूटता। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड और एसिडिक एसिड को हम पानी में घोलेंगे तो H+ आयन देगा, इसलिए वो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो आंसर है बिकॉज ग्लूकोज एंड स्टार्च डू नॉट आयोनाइज इन वाटर। ग्लूकोज और स्टार का आयोनाइजेशन नहीं होता पानी में, आयन में नहीं टूटते। बट सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड गेट आयोनाइज्ड इजिली इन द वाटर। समझ गए? तो इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर मिलेंगे अगले लेक्चर में, और हमारा टॉपिक होगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, और हम pH स्केल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।